हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में एक और खबर आई है जहां पर पता चला है कि भारत ने एक शिखर सम्मेलन में भागीदारी की है। शिखर सम्मेलन का नाम क्या है? I2U2 शिखर सम्मेलन। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए हैं। वर्चुअल मीटिंग हुई थी और बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं। तो एक बात ये पता चली कि I2U2 जो कि एक नया नाम समझ में आ रहा है और एक तरह से ये इसका पहला शिखर सम्मेलन था। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में हम इस पूरे विषय पर फोकस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनको कलेक्ट करेंगे। तो जो विषय है उसका नाम है I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन, और यहाँ पर कुछ नेताओं की तस्वीर दी हुई है। अभी हम आगे इन पर भी बात करते हैं कि कौन कौन देश शामिल हैं। तो न्यूज़ है पीएम मोदी टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट I2U2 लीडर्स समिट वर्चुअली। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं I2U2 समिट में। तो इसका क्या अर्थ है समिट का, क्यों इसका इस तरह का नाम रखा गया है, क्या इसके उद्देश्य हैं, बैकग्राउंड क्या है, क्यों इसको बनाने की एक पहल की गई है, क्या इसके निहितार्थ हो सकते हैं। चूंकि भारत इसमें शामिल हो रहा है तो भारत के लिए और जो देश शामिल हो रहे हैं उनके लिए, चूंकि अमेरिका भी इसमें शामिल हो रहा है तो अमेरिका के लिए, और भी जो देश हैं जैसे UAE और इजराइल, 4 देशों की बात है। ये जो विषय है GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड और साथ ही आर्थिक विकास से भी चाहे तो जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके उद्देश्य कुछ कुछ उसी तरह के निकल करके आते हैं। ठीक, चलिए। तो चूंकि पहली I2U2 समिट है जिसका आयोजन किया गया है 14 जुलाई 2022 को, वर्चुअल रूप से जो भी शीर्ष नेता हैं वो इसमें शामिल हुए। इस समूह का उल्लेख दरअसल पहली बार नहीं किया गया है। इसकी शुरुआत हमें 2021 यानी पिछले साल अक्टूबर के समय में देखने को मिलती है, जब भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं श्री S जयशंकर जी, वो इजराइल और अन्य कुछ देशों की यात्रा पर गए हुए थे। तब हमें इस समूह के बारे में जानकारी मिली थी, एक अमेरिकी अधिकारी ने इसके बारे में बताया था। तो इसमें जो नेता शामिल हो रहे हैं वो शामिल हो रहे हैं UAE के तरफ से मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और USA के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और यार लेपिड जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, 4 लोग शामिल हो रहे हैं। अब बात करें इसके नाम को लेकर के, I2U2 इसका नाम इस तरह से क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर I2 का मतलब है 2 I हैं और 2 U हैं। तो एक I यहाँ पर संदर्भित करता है इंडिया को, ठीक, दूसरा I इजराइल, तीसरा UAE और USA। ठीक, तो ये इसके मतलब हुए, इसलिए इसका नाम क्या रखा है I2 और U2। तो UAE के जो राजदूत हैं उन्होंने इसको एक और नाम दिया था, अहमद अलबन्ना जी हैं, ठीक है, जो भारत में है UAE की तरफ से। उन्होंने इसको कहा था पश्चिम एशियाई क्वाड, क्योंकि 4 देश हैं, 4 देश अमेरिका, भारत, इजराइल और UAE। तो इन्होंने क्या कहा, पश्चिम एशिया के देश, इसमें कौन कौन से शामिल हो गए, इजराइल शामिल हो गया और UAE शामिल हो गया वेस्ट एशियन कंट्रीज में। तो उन्होंने कहा पश्चिम एशियाई देशों का एक तरह से क्वाड है। क्वाड के उदाहरण आप लोग जानते ही हैं, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA शामिल होता है। क्वाड की अवधारणा से मिलती जुलती एक और अवधारणा जब दिखाई दी तो इसका नाम इस तरह से रखा गया। और बात की थी 2021 में, यानी पिछले साल जो मीटिंग हुई थी विदेश मंत्रियों की बैठक, उस समय इसको एक नाम दिया गया था आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच। इसे ही अब नाम दे दिया गया है I2U2। तो हो सकता है कोई सवाल ऐसा पूछ दिया जाए कि I2U2 को पहले किस नाम से जान रहे थे, या फिर I2U2 कहाँ से निकला है। तो इसकी पृष्ठभूमि में इसको इस नाम से जो है एक मंच के रूप में जाना जा रहा था। इस बार चूंकि बैठक पहले हो रही थी विदेश मंत्रियों के स्तर पर, शेरपा के स्तर पर, अब चूंकि पहली बार शिखर सम्मेलन है जहां पर शीर्ष नेता जो देशों के अंतर्गत मौजूद हैं वो इसमें मिल रहे हैं। ठीक, अब बात करें मैप में कि कहां कहां पर कौन सा देश है। तो इजराइल की लोकेशन आप जानते हैं यहाँ, ठीक, दूसरा UAE है। ये 2 देश प्रमुख रूप से देखने हैं। USA की लोकेशन आप जानते हैं, भारत की भी आपको पता है इस तरफ। अब बात करें उद्देश्यों की, क्या उद्देश्य हैं इसके। तो इसके कुछ घोषित उद्देश्य, क्योंकि हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। जैसे इसके उद्देश्यों में जो घोषित हैं, पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों, व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना इन देशों के बीच में, इजराइल, UAE, भारत,
यूएसए और खासकर इस पूरे क्षेत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट की बात करें या फिर वेस्ट एशिया भी इसको कहते हैं। तो जो बाइडेन ने कहा है मोर इंटीग्रेटेड, मोर ग्लोबली एंगेज्ड मिडिल ईस्ट की जो परिकल्पना उन्होंने की है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ा रहे और जो संघर्ष है उस क्षेत्र के, मिडिल ईस्ट में हमेशा हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे देशों के बीच में आपसी टकराव है। इजराइल की चूंकि बात करेंगे ही, तो इजराइल के इतिहास आप लोग जानते हैं कि जब से इजराइल की शुरुआत हुई है या इजराइल में जो लोग जाकर के बसे हैं 1948 के बाद से, जब हम देखें जब जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के ऊपर जिस तरह से हमले किए या फिर उनको प्रताड़ित किया, उसके बाद वो लोग जाकर के वहाँ बसाए गए और उसके बाद से इजराइल की हमें इजराइल नाम से एक नया देश के रूप में देखने को मिलता है। और उसके बाद से वहाँ पर तरह तरह के विवाद इजराइल के साथ पड़ोसी देशों के होते रहे हैं। तो उसी को वो कहना चाह रहे हैं कि मोर इंटीग्रेटेड और मोर ग्लोबली इंगेज्ड, विश्व से जुड़ाव बना रहे इन देशों का। ठीक, तो इसमें 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक है जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त रूप से निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक, और अभी एक और बात इसमें पता चली है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के $2 बिलियन की एक खाद्य सुरक्षा पहल भी शुरू की जा सकती है। ठीक, इस खाद्य सुरक्षा पहल में क्या किया जाना है कि भारत के अंतर्गत कृषि पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक, कहा? भारत में, ताकि खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सके। ठीक, और जो वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न के संकट है या फिर जो प्रोडक्शन की शॉर्टेज है उसको दूर किया जा सके। अब पार्क बनाएंगे, इसमें इजराइल के पास है तकनीक। आप सभी लोग जानते हैं इजराइल की तकनीक अपने आप में बहुत एडवांस होती है, तो इजराइल इसमें तकनीक देगा। यूएई, क्योंकि उनके पास फंडिंग है, यूएई इसे फंड करेगा। और यूएसए की तरफ से जो निजी क्षेत्र है, तो ये पहल के बारे में पता चल पाया। जैसे जैसे और अपडेट्स आते जाएंगे आपको इसके बारे में अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो इसके उद्देश्य हैं उसमें निजी क्षेत्र की पूंजी और उनकी तकनीक की मदद से देश क्या करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, एक तरह से घोषणा पत्र में ऐसी जानकारी कही है। ठीक, इसके अलावा उद्योग हैं, उद्योगों के लिए कार्बन के उत्सर्जन को या कार्बन के डेवलपमेंट को रोकने और कम करने के जो रास्ते हैं वो निकालेंगे तकनीक की मदद से। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ में सुधार और महत्वपूर्ण उभरती और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सभी देश मिलकर के इस दिशा में काम करेंगे। ये तो हुई इन उद्देश्यों के अंतर्गत बात। अब जो कुछ ऐसी बातें हैं जो इससे थोड़ा सा अलग हैं, तो इसको समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को देखना होगा। क्योंकि इसमें जो देश शामिल हैं उसमें इजराइल बहुत महत्वपूर्ण देश है। ठीक, इजराइल के अलावा यूएई भी महत्वपूर्ण है। भारत और यूएसए अपनी अपनी जगह हैं। तो इन 2 देशों को टारगेट करते हुए इस ग्रुप की संकल्पना की गई है। क्योंकि अमेरिका का उद्देश्य क्या रहा है? अमेरिका का उद्देश्य जब से इजराइल को देश के रूप में मान्यता दिलाने के लिए अमेरिका सबसे आगे रहता है, और इजराइल में कहीं ना कहीं यहूदियों को बसाने में भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि इजराइल को और ज़्यादा देशों की तरफ से स्वीकारता मिलती रहे। इसके लिए ही इजराइल के लिए एक अब्राहम एकॉर्ड, इसकी शुरुआत की थी यूएस ने, और इसमें 3 देशों को शामिल किया था। एक तरह से इजराइल और बहरीन, दूसरा इजराइल और यूएई, और तीसरा इजराइल और मोरक्को। इन देशों के साथ इजराइल के जो समझौते हैं, द्विपक्षीय संबंध है, उनको सामान्य बनाने की बात की गई थी। अगर हम उद्देश्यों को देखें तो थोड़ा और क्लियर होगा। इसका उद्देश्य जो इसके डिक्लेरेशन में दिया गया है, आपसी समझ और सह अस्तित्व, धार्मिक स्वतंत्रता, मानव की गरिमा बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, देशों के बीच में संबंधों को मैत्रीपूर्ण करेंगे, और मध्य पूर्व और दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए ऐसे प्रयास किए गए। अब यहाँ पर ये शब्द भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब्राहम समझौता इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर यहूदी, ठीक, ईसाई और मुस्लिम, ठीक, इन 3 धर्मों की प्रधानता है। इन 3 धर्मों में जो अवधारणा है एकेश्वरवाद की,
वो ये तीनों ही धर्म मानते हैं। ठीक, इसके अलावा जो एक तरह से इनके पैगंबर थे, जो तीनों ही धर्मों में इब्राहिम को, या अब्राहम कहें इसे, अब्राहम या इब्राहिम, इनको पैगंबर के रूप में स्वीकारता है। तो एक ऐसी अवधारणा लाई गई जिसमें ये कहा गया कि ये तीनों धर्म के मजहब के जो लोग हैं वो अपने आप में अलग अलग नहीं है, उनके विश्वास बहुत अलग नहीं है, उनके विश्वास में कहीं ना कहीं जो एकता है उसको बनाए रखा जाए, भाईचारे को बढ़ाया जाए। इसलिए एक समझौता एक तरह से किया गया इस नाम से कि अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौता, अब्राहम धर्मों को मानने वाले लोग। तो धर्म में जो एकेश्वरवाद की अवधारणा है वो एक है, इसलिए इसको क्या कहा गया कि सभी लोग चूंकि इन क्षेत्रों में रहने वाले एक ही ईश्वर को मानते हैं, भले ही विश्वास में कुछ भी नाम उनका लिया जाए, तो है वो एक ही। ठीक, इस हिसाब से इसको अब्राहम समझौता कहा गया। अब चूंकि अमेरिका की यहाँ पर मंशा ये है कि इजराइल को बाकी देशों के साथ अब जोड़ना शुरू किया जाए, जैसे जैसे इजराइल बाकी देशों के साथ जुड़ेगा वैसे वैसे इजराइल को वैश्विक रूप से मान्यता और भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक, इजराइल यूएई के साथ चूंकि अब्राहम अकॉर्ड हुआ ही था, इसलिए यूएई भी इसमें शामिल है और यूएई के पास फंडिंग भी ठीक ठाक है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। भारत को क्यों शामिल किया गया, ये भी सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर एक तर्क ये दिया गया है कि चूंकि भारत का जो पश्चिम एशिया के देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनके साथ काफ़ी समय पहले से ही संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो जो भूमिका इजराइल के लिए अमेरिका निभा रहा है वैसी ही भूमिका बाकी देशों के साथ जो एकीकरण है उसको लेकर के भारत निभा सकता है। ठीक, अब एक बार मैप को और देख लें कि इजराइल तो यहाँ पर है, यूएई यहाँ है, यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, ऐसा भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद बहरीन यहाँ पर है, ठीक, जो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल है। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा। ठीक, ये है मोरक्को, मोरक्को की राजधानी यहाँ पर है रबत या राबत कह सकते हैं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश लोकेशन कहाँ पर है उसकी। ठीक है, अटलांटिक ओशियन के पास स्पेन के दक्षिण में मोरक्को मौजूद है। यहाँ पर है इजराइल, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ, लोकेशन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है बहरीन, ठीक, फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में, और यहाँ पर है यूएई, ये भी इसी से संबंधित है, फारस की खाड़ी से। ठीक, ये चार देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका नाम किस में है, अब्राहम अकॉर्ड में। ठीक, इसके अलावा इसमें चूंकि यूएई का नाम I2 U2 में भी है, भारत और अमेरिका की लोकेशन को अगर छोड़ दें, यूएई और इजराइल। तो अब इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं, भारत के लिए भी समझने जरूरी होंगे। पहला तो ये कि पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव इसका एक तरीके से संकेत है। अगर यूएई के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं, लेकिन वहीं साथ के साथ अगर भारत संबंध बना रहा है इजराइल के साथ, तो कहीं ना कहीं जो एक दबाव देखने को मिलता है भारत के लिए कि बाकी के जो देश हैं जो इजराइल को पसंद नहीं कर रहे, वो भारत की उस देश के साथ या उस स्थान के साथ मित्रता को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो भारत पर कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी को बैलेंस करने का टारगेट बना रहता है या दबाव बना रहता है। इससे थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी जब बाकी के सभी देशों में आपस में एकीकरण जैसी स्थितियां होंगी। दूसरा, क्षेत्रीय शांति को बढ़ाए जाने का प्रयास है, व्यापार को बढ़ाए जाने का प्रयास है। इसके अलावा जिस हमने जो क्वाड की अवधारणा की बात की थी कि भारत की इंडो पैसिफिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा अमेरिका का भी कहना है और बाकी देशों का भी। तो क्वाड का हिस्सा चूंकि भारत है, इसलिए भारत को एक और ग्रुप में जोड़ा जाना, I2 U2 जैसे ग्रुप में, जिसका एक उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और व्यापार जैसे माध्यमों को बढ़ावा दे करके उस क्षेत्र के लिए खुशहाली जैसे मार्गों को बनाना है। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है कि भारत की जो वैश्विक स्तर पर सॉफ्ट पावर है वो बढ़ रही है और भारत की स्वीकार्यता भी दूसरे देशों के साथ में बढ़ रही है कि भारत एक की रोल अदा कर सकता है देशों को जोड़ने में। एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। इसके अलावा जो I2 U2 ग्रुप है, एक तरह से ये चुनौतियों से निपटने के लिए देशों, सरकारों और निजी क्षेत्रों को भी एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक, टेक्नोलॉजी किसी के पास है, किसी के पास फंडिंग है, किसी के पास कोई और चीज़ है, किसी के पास भूमि है, लैंड है, इसका उपयोग करना। ठीक, किसी के पास कोई नया आइडिया है। इसके अलावा इजराइल के साथ पश्चिम एशियाई देशों के जो संबंध हैं उनमें भी बदलाव लाने का यहाँ पर प्रयास किया हुआ दिख रहा है। तो चूंकि ये सम्मेलन अभी हुआ है, इससे संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आएंगे वो निश्चित तौर पर आपको समय समय पर बताते रहेंगे। इससे जुड़ा एक सवाल देख लीजिए प्रीलिम्स के स्तर पर। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौते में शामिल नहीं है? ऑप्शन क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजराइल या फिर कतर। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं मेंस के लिए जो प्रश्न है।
प्रश्न क्या है, I2U2 शिखर सम्मेलन क्या है, इसमें शामिल देशों और इनके उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द में आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रेम करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।